एजुकेशनल RVMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अपनी सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं वे पूरी लगन, निष्ठा और विस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी वीडियो आपके लिए वरदान साबित हो। यदि ये सभी वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और साथ ही आप सभी कृपा करके इसे अपने भाइयों, बहनों एवं दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वे भी इसका लाभ उठा सके। आगे हम समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि -2 से बड़ी कितनी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसके पहले भी हम बताए थे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं या P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यही बताया गया है कि जिन संख्याओं को हम लोग P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। देखो, परिमेय संख्या, संख्या रेखा तो सब लोग जानते हैं। संख्या रेखा पर एक बार फिर से देखें। अब जैसे यहाँ 0 है, 0 के बाद में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता है। और 0 के पीछे ही -1 है, 0 से -1 के पीछे -2, इस तरह से यहाँ -3, यहाँ -4। ये तो मालूम है सबको कि संख्या को कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो 0 के आगे वाली संख्याएं धनात्मक होती हैं और 0 के पीछे वाली सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, ये तो सबको पता है। यहाँ दे रहे हैं -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। तो ये तो बहुत आसान है। -2 देखो कहाँ पर है, यहाँ -2 है ना। अब -2 से बड़ी, तो देखो इस संख्या रेखा पर किसी भी एक संख्या को अगर हम लोग मान करके इस संख्या के दाईं तरफ, ये कौन सा हाथ है? दाहिना हाथ है ना। तो हम इस संख्या के -2 के दाईं तरफ जितनी संख्याएं होंगी ये सभी संख्याएं क्या होंगी? -2 से बड़ी होगी। अगर पूछ देता है -2 से छोटी, तो -2 से छोटी क्या है? बाईं तरफ देख लें। -3, -4, -5, -6, -7, -8, -10 ऐसी जो भी संख्याएं होंगी ये सब क्या होंगी? -2 से छोटी होंगी। आगे यहाँ पूछा है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है, तो -2 के बाद वाली ये जितनी संख्याएं हैं ये सब क्या है? बड़ी संख्याएं। आ गई बात सबको समझ में? तो यहाँ पर क्या हो गया? -2 के बाद लिख सकते हैं -1, 0, 1, 2, 3। इस तरह से हमको तो 5 ही बताना है। ऐसे जो है ये संख्या हमको मिल गई। तो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं याद किया गया। अब तो आगे सबको। नेक्स्ट देखें, इसी में क्वेश्चन नंबर 7 भी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या दिया है। इसमें दिया है 3/5 और 3/4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 10 परिमेय संख्याएं हैं। 10 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। 3/5 और 3/4 के बीच में हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है ना। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखें। यहाँ पर इसमें
तो सबको पता ही है। इसमें क्या बताए हैं कि सबसे पहले हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो क्या होगा 5 और 4 का लॉसा, तो 5 और 4 का लॉसा हो जाएगा 20। ठीक है। अब यहाँ पर 3/5 को उतारेंगे, इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो गया हमारा 12/20। ठीक। और 3/4 दिया है, तो 3/4 को भी उतारें, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करें, इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, जितना से नीचे गुणा करेंगे उतने से ऊपर भी गुणा कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा 15/20। लेकिन यहाँ क्या हम देखते हैं कि यहाँ आया है 12 ऊपर वाला, यहाँ आया है 15। तो 12 और 15 के बीच में कितनी संख्या होंगी, 13, 14, केवल 2 संख्याएं हमको मिल रही है। अभी हमको और ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर अंश और हर दोनों में किसी भी एक संख्या से जिससे हम गुणा करेंगे, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो दोनों में गुणा करना है। आई बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं संख्या को। तो यहाँ क्या करते हैं, जैसे कि मान लें यहाँ पर अगर हम 4 से गुणा कर दें, यहाँ भी 4 से गुणा कर दें, यहाँ भी, तो यहाँ हो गया देखो 12 चौक 48 और यहाँ पर 20 चौक 80। यहाँ भी मान लो उसी तरह से 4 का गुणा कर दें, यहाँ पर हुआ 15 चौक 60 और यहाँ 20 चौक 80। अब देखो 48 और 60 के बीच में हमको संख्या बताना है, हमको तो 10 ही बताना है, 10 पर भी संख्या हम बता देंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर कि 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या बराबर। तो क्या होगा 48 और 60 के बीच, तो 48 के बाद भी क्या पड़ता है 49। ये हो गया तुम्हारा 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और ले लेते हैं 57/80 और 58/80। यहाँ देखिए 10 परिमेय संख्या हमारी प्राप्त हो गई। ठीक है। तो इस तरह से कभी भी अगर देता है भिन्न में कोई संख्या देता है तो उसका हर पहले देखेंगे कितना है, हर को पहले समान बना लेंगे। ठीक है। हर को समान बनाने के बाद देखेंगे कि इसके बीच में अंश वाले में देखेंगे, तुलना करेंगे कि यहाँ 12 अंश है, यहाँ 15 अंश है, तो 12 और 15 के बीच में कितनी संख्या है। अगर देखेंगे कि हमको कम परिमेय संख्या मिल सकती है, मिल रही है, तो हम क्या करेंगे आगे उसमें फिर पुनः 3 से या 4 से या 2 से ऊपर नीचे दोनों यानी अंश और हर दोनों में गुणा करके हम इतना कर लेते हैं कि अंश में हमको दिखाई दे कि कम से कम 10 परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्या जो भी पूछा जा रहा है उतने अंक उसके भीतर हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर 48 मिला हमको अंक, यहाँ 60 मिला, तो हम जानते हैं कि 48 और 60 के बीच में 10 परिमेय संख्या हमको मिल जाएगी। तो आगे 48 के बाद क्या 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ऐसे ले सकते हैं। सबको आ गया समझ में। यह आज हम लोगों का एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RVM में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ एक्सरसाइज क्लास 8 का एक्सरसाइज 2 पढ़ेंगे 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमको पढ़ना है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को देखें कैसे हल करते हैं। चर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चर राशि क्या होती है, सबसे पहले यह देखें क्लास 8 है एक्सरसाइज 2.1। इसमें सबसे पहले देखिए चर राशि किसे कहते हैं, चर संख्या किसे कहते हैं। ठीक है। देखें राशियां 2 प्रकार की होती है,
राशियां दो प्रकार की होती है, एक चर और दूसरा अचर। ठीक है, दो प्रकार की राशि होती है। अब चर राशि किसे कहते हैं और अचर राशि किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। चर राशियां क्या हैं? ये जो राशियां होती हैं, ठीक है, ये जो राशियां होती हैं इसको चर क्यों कहते हैं? चर का मतलब है कि जिसका मान परिवर्तित होता हो, जिसका मान परिवर्तित होता हो, अर्थात जिसका मान बदलता रहता है। जिन राशियों का मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियां कहते हैं। और अचर राशियां जिन राशियों का मान अपरिवर्तित रहता है, अर्थात हमेशा परिवर्तित नहीं होता है, हमेशा बदलता नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। मालूम हो गया? अब चर में क्या है? जैसे कि मान लें यहाँ पर हम लिख दिए 2x, यहाँ लिख दिए 3y, या यहाँ लिख दिए हम x प्लस वाई। इसमें देखिए दो चर में आ गया है, x प्लस वाई लिख दिए थे, दो चर। आइए समझिए, एक साथ दो चर आ जाए। अचर में क्या है? जितनी हम लोग गिनती देखते हैं, पढ़ते हैं ना, काउंटिंग नंबर जितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी ये सभी संख्याएं क्या है, ये सभी अचर होती है। ठीक है। अब जैसे मान लें कि अगर कोई पूछे हमसे, आपसे कोई कहे कि भाई हमको यक्स कलम चाहिए, आप हमको यक्स कलम दीजिए, तो क्या करेंगे? यक्स मालूम है क्या कि यक्स मतलब क्या होता है? 2 होता है कि 3 होता है कि 4 होता है? नहीं पता है। यक्स का मतलब यक्स का कोई एक निश्चित मान नहीं है। ठीक है, यक्स का मान क्या है? बदलता रहता है, अपरिवर्तित है, यह राशि अपरिवर्तित है। ये बीज है, ये बीजी अंक इसको कहा जाता है। ए बी सी डी जो भी संख्या है, ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जेड तक, या क ख ग घ से लेकर के ज्ञ तक, ये जितने लेटर्स हैं, ये सब क्या कहा जाता है? बीजी अंक कहा जाता है। गणित में इसको कहा जाता है बीजी अंक। ठीक है, और इन्हीं राशियों को कहा जाता है चर राशि। अब चर में हमने क्या बताया कि इसका मान परिवर्तित होता है, यानी इसका मान बदलता रहता है। जैसे मान ले कि हम 2x लिखे हैं, अगर यहाँ पर हम x का मान 1 रखें तो 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा? 2 होगा। इस x की जगह पर हम 1 रखें, अगर x की जगह पर 2 रखें तो 2 दूनी 4 होगा। मान बदल गया कि नहीं? इसी x की जगह पर अगर हम 3 रखें तो 2 गुणे 3 बराबर 6 हो गया। अब देखें x का मान जब यहाँ पर 2 गुणे इस x की जगह पर 1 रखे हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर x की जगह पर 1 रखे हैं, यहाँ इस x की जगह पर हम 2 लिए हैं, यहाँ इस x की जगह पर 3 लिए हैं, तो इसी x की जगह पर केवल x का मान हम परिवर्तित कर रहे हैं, तो राशियों का मान क्या हो रहा है? बदलता रहता है। ठीक है ना? तो चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान परिवर्तित होता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है, उसको हम लोग कहते हैं चर राशि। और जिसका मान स्थिर हो, नियत हो, उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। मालूम हो गया सबको चर और अचर के बारे में। अब यहाँ पर हम देखें, एक साथ x और y दे दिए तो 2 चर दिया है। x का भी कुछ भी मान रख सकते हैं, y का भी कुछ मान रख सकते हैं। y में भी इसी तरह से y का मान 1 रखा जाए तो 3 होगा, 3 1 जा 3, 2 रखा जाए तो 3 2 जा 6, 3 रखा जाए तो 3 3 जा 9। ऐसे मान क्या हो सकता है? परिवर्तित होता रहता है। देखें एक्सरसाइज 2.1 में हमको पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पर देखिए क्या है, x - 2 बराबर क्या है? x - 2 बराबर 7, ये हमको दिया है। ठीक है, इसमें देखिए हमको क्या करना है, लिखा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए। समीकरण किसे कहते हैं? देखिए समीकरण को कैसे पहचानेंगे? जहां बीच में बराबर का चिन्ह होगा,
और इस बराबर के दाईं ओर और बाईं ओर, ठीक है, दोनों कुछ न कुछ लिखे रहते हैं, चाहे वो बीजी अंक लिखा हो या कोई नियत अंक लिखा हो, मानी कोई चर राशि हो चाहे अचर राशि हो। जब संख्याएं दी गई हो, बराबर के दोनों पक्षों में कुछ संख्याएं दी गई हो, तो ऐसे मान को क्या कहते हैं, समीकरण कहा जाता है। अब समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमको मान बताना है यक्स का, जो चर राशि इसी का मान बताना है। देखिए इसमें जो समीकरण इसमें दिख रहा है, एक ही चर है ना, यहाँ लिखा गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं रैखिक, इसलिए कहते हैं कि इस चैप्टर में आप लोग जितने समीकरण पढ़ेंगे उन सभी में यक्स का मान अधिकतम कितना होगा, केवल 1 होगा, कहीं 2 नहीं दिया होगा। अगर कोई ऐसा समीकरण हो जिसमें यक्स हो चाहे वाई हो, उसकी अधिकतम मान यदि 1 होता है तो उसको कहते हैं रैखिक समीकरण। केवल 1 रहेगा तब, चाहे यक्स में दिया हो चाहे वाई में दिया हो चाहे यम में दिया हो, लेकिन उसमें अधिकतम मान क्या होगा, यक्स की घात 1 होगी, 2 कहीं नहीं दिया होगा। अगर 2 रहेगा तो रैखिक नहीं कहा जाएगा, तब उसे क्या कहा जाएगा, द्विघाती समीकरण कहा जाता है। आई बात समझिए। तो यहाँ पर हम लोग रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। रैखिक का मतलब क्या हुआ, पता चल गया सबको। रैखिक का मतलब हुआ कि जो ये राशियां दी गई हैं इसमें यक्स की घात कितनी है, 1 है, ठीक है। जब चर राशि की घात 1 होती है तो उसको रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर इसलिए दिया है क्योंकि इसमें जो चर देख रहे हैं ये क्या है, एक ही है, यक्स। हम अभी बताए थे कि अगर लिख दिया जाए ऐसे, हम कोई समीकरण बना दें कि 2x + 3y = 7, ऐसे लिख दें। अब इसमें कितने चर हो गए, 2 हो गए। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ये भी रैखिक समीकरण है। देखिए इसमें x की घात 1 है, इसमें y की घात 1 ही है, लेकिन यह क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। इसमें हमको क्या दिखेगा, केवल 1 चर दिखेगा, ठीक है। अब हल करने की विधि देखिए क्या करना है। हल करने की विधि में देखें, ये बीच में जो साइन है बराबर का, इसको मान लें कि ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। समझ में आया, ये बीच वाली जो लाइन है ये समझ जाओ कि ये बॉर्डर है, बीच वाली लाइन, यानी बीच वाला जो बराबर एरिया है, ये जो बराबर है ये बॉर्डर है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, सब लोग तो ये जानते हैं कि मान लो कि इधर अगर भारत है और इधर मान लो पाकिस्तान है, यहाँ पर, तो कोई भी व्यक्ति अगर भारत से पाकिस्तान में जाएगा, हम जानते हैं कि दोनों देशों का अलग अलग रूल होता है, दोनों देशों का अलग अलग नियम है ना। हाँ, यहाँ पर अधिकतर लोग क्या रहते हैं, हिंदू मान लो रहते हैं, यहाँ मान लो पाकिस्तान में मुस्लिम वर्ग रहते हैं। यहाँ से अगर कोई इधर जाएगा तो क्या होगा, उसे इस पाकिस्तान के द्वारा वहाँ की सरकार जो भी रूल रेगुलेशन निकालती है उसके नियम के अनुसार हमको रहना पड़ेगा, उसके नियम का पालन करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पाकिस्तान से अगर कोई भारत में आएगा तो उसे, वह जैसे पाकिस्तान में रह रहा था वैसे तो नहीं रहेगा, उसी भारत के नियम कानून को लेकर के चलना पड़ेगा, जो भारत के कानून है, जो नियम है उसको लेकर के चलना पड़ेगा। तो परिवर्तन करना पड़ेगा ना अपने नियम को। तो इस तरह से यहाँ भी वही नियम है। यहाँ क्या होगा, धर्म में जैसे परिवर्तन, या एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कि मान ली भारत अगर हिंदू देश है तो क्या होगा, पाकिस्तान को लोग अगर भारत में आएंगे तो अधिकतर, मतलब जैसे कि यहाँ पर अधिकतर समुदाय जो हिंदू वर्ग के रहते हैं, तो हिंदू वर्ग के समुदाय के अनुसार उनको जो चलना पड़ेगा। धर्म में परिवर्तन हुआ ना। यहाँ के लोग वहां जाएंगे तो समझो कि अगर मुस्लिम बन जाए या मुस्लिम के धर्म का जो है अगर अनुसार चलते हैं तो उनको धर्म में परिवर्तन करना भी पड़ सकता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ धर्म में परिवर्तन का मतलब क्या है कि चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। आई बस सुनिए। अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे कि मान लें परिवर्तन क्या करना है। अब अंक पर देखें, यहाँ लिखा है -2, हमको मान किसका बताना है, यक्स का बताना है, ठीक है ना। यक्स का नहीं बताना है, यक्स चर राशि है। तो -2 यहाँ को क्या करेंगे, जितनी अचर राशि होगी उसे यहाँ से हटाना है। कहाँ से हटाना है, बाएं पक्ष। बाएं पक्ष में जितना अचर राशि होगी उसको हम दाएं पक्ष में ले जाएंगे। चर राशि को कहाँ रखेंगे, बाएं पक्ष में रखेंगे, बस यही ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो चर राशि में क्या दिया है, अचर राशि में दिया -2, 2 है, 2 के पीछे चिन्ह कौन सा है, माइनस, अर्थात ये माइनस है। अगर इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह में केवल परिवर्तन कर देंगे, बस केवल चिन्ह बदलना है। क्या चिन्ह बदलना है, जैसे अभी बताए हैं
कि यहाँ से इधर जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो वहां का रूल रेगुलेशन पालन करना पड़ेगा, नियम बदल जाएगा तुरंत, है ना, कानून बदल जाएगा। इंडिया से पाकिस्तान में जाएंगे, पाकिस्तान से इंडिया में आएंगे तो दोनों के कानून अलग अलग हैं, उनके कानून के अनुसार चलना है। यहाँ भी वही है, जब यहाँ से कोई अंक इधर जाएगा तो अगर इधर प्लस रहेगा तो इधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इधर अगर माइनस है तो इधर जाके बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इधर अगर गुणा है बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग। और इधर भाग है तो बराबर के उस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा। एक चिन्ह में हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है, बस यही हमको ध्यान देना है। अब यहाँ देखो, इसको जब उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे देखो, समीकरण को हल करते समय ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, इसको इम्प्लाइज कहते हैं। या ऐसे लगाएं अथवा या लिखे, या इंग्लिश में इसको और भी लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों में कोई भी लिखा जाता है, जो इच्छा वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको तो केवल x को रखना है। अब x बराबर क्या होगा, 7, अब माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। आगे बात समझ में, x बराबर 7 तो पहले से था, 7 को तो कुछ नहीं किए, ये बराबर के बाद था, बॉर्डर के बाद में था तो इसको ऐसे रहने दिए। लेकिन a माइनस से जब उधर जाएगा तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ देखो माइनस था, किधर जाके +2 हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, केवल x बराबर हो गया 7 + 2 इक्वल क्या हुआ, 9। ये हो गया आंसर, ठीक है। चर राशि का मान बताना है। अगर देखना है कि हमारा सवाल सही है कि गलत है तो सभी लोग देख सकते हैं। इसमें देखें, x की जगह पर अगर 9 रख दिया जाए तो 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 7। हो गया कि नहीं। हम देख सकते हैं कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। ऐसे है, ये तो समझ में आ गया होगा सबको। चले आगे देखें, हम आगे जो है क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं। 5 नंबर देखिए, दिया है 6x इक्वल दिया है 12, ठीक है। यहाँ देखिए 6x इक्वल दिया है, 2 3 4 अपने करेंगे, केवल वही करना है, अंक को उधर ले जाएंगे। और कौन से अंक को ले जाएंगे, अचर राशि, ठीक है, यही काम करना है। अब यहाँ देखिए 6x लिखा है। 6x कहने का मतलब क्या है कि 6 में x का मल्टीप्लाई। यहाँ कोई चिन्ह है 6 और x के बीच में नहीं दिख रहा है, तो जब कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में गुणा है। जब कोई चिन्ह ना दिखे तो ये समझ लेना है कि इसके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई है। आगे बात समझ में। अब यहाँ क्या करेंगे, x का मान हमको जब बताना है तो चूंकि 6 का यहाँ पर x में मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 12/6, 6 नीचे चलाएगा। आगे बात समझ में। अब केवल क्या करना है, अब देखो भाग हो गया, जिसको घटा देना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब यहाँ पर हो गया हमारा x इक्वल 2, यही आंसर। समझ में आ गया सबको, नोट कर लें।